देखिए, इस देश में अल्पसंख्यक शब्द आपने कई बार सुना, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में अल्पसंख्यक शब्द को समझने जाएंगे तो नेताओं ने उसका मतलब सिर्फ मुसलमान बनाकर छोड़ दिया। और क्यों, आज मैं आपको पाठशाला में बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे तो इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों की अगर बात करें, माइनॉरिटी, तो इस देश में अल्पसंख्यकों की अगर बात करें और उसमें मुसलमान की बात करें तो मुसलमानों की आबादी कितनी है? इस देश के अंदर करीब 20 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान। और इसी देश के अंदर एक दूसरी अल्पसंख्यक बिरादरी है, वो है जैन समाज। इनकी आबादी कितनी है आपको पता है? इनकी आबादी है मात्र 70 से 75 लाख। तो इस देश के अंदर जो 20 करोड़ हैं उनको अल्पसंख्यक मान के लिए उनके लिए छाती पीटने वाले तो नेताओं की फौज है, लेकिन जो 70 से 75 लाख हैं उस जैन समाज के लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं। और ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको डिटेल में बताऊं। इन मुसलमानों का पॉलिटिकल इस्तेमाल करने वालों की तो फौज खड़ी है, लेकिन जैनियों के लिए बात करने वाला भी कोई नहीं। ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको विस्तार से बताऊं। और कायदे से अगर आप ये देखिए आंकड़ा 20 करोड़ का, तो मुसलमान तो अल्पसंख्यक की कैटेगरी की बजाय कई लोग कहते हैं कि इनको सेकंड लार्जेस्ट बहुसंख्यक कहना चाहिए। अल्पसंख्यक अब ज्यादा रहे नहीं, खैर वो दूसरा मुद्दा है। अगर मुसलमानों के मुकाबले जैन समुदाय को देखें तो वो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक है। जिस तरह का नैरेटिव भारत में बैठे कुछ लोग और कुछ नेता पूरे मुस्लिम समाज के ठेकेदार बनकर चलाते हैं और इस नैरेटिव के जरिए दुनिया भर में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। उन्हें आज दो तस्वीरें दिखाता। एक तस्वीर जैन समुदाय के विरोध प्रदर्शन की है, जिसे आपने देखा भी होगा कि वो अपने सबसे बड़े तीर्थ स्थल को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। वैसे तो जैन समुदाय शायद ही कभी सड़क पर उतरा, आपने शायद ही कभी देखा हो कि जैन समुदाय विरोध कर रहा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्हें अपने हक के लिए इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीर है, जहां इसलिए विरोध प्रदर्शन और धरना हो रहा है क्योंकि अवैध अतिक्रमण को खाली नहीं कराना है, नहीं करना है। वो तो अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है नहीं करना है हमको। नोटिस के बावजूद अवैध अतिक्रमण को हटाने नहीं दिया जा रहा। हल्द्वानी का मामला ज्यादातर मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवारों से जुड़ा है, तो वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां और नेता भी इसमें कूद गए। मैंने कहा ना, उनके लिए आंसू बहाने वाले तो हजार खड़े हैं। जैन समाज के 70 से 75 लाख भक्तों के बारे में आपको आगे बताऊं कि वो किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पहले आपको हल्द्वानी के बारे में बताता हूं, क्योंकि वहां वही नैरेटिव है कि मोदी राज में मुसलमान खतरे में है और मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। पूरी कहानी यह है कि हल्द्वानी में एक इलाका है वनभूलपुरा, यहां से जो रेलवे लाइन जाती है ना, उसके आसपास 78 एकड़ की जमीन पर करीब 4300 अवैध निर्माण, और इस अवैध निर्माण को 7 दिन के अंदर हटाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। सरकार ने नहीं दिया, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिसके बाद इन अवैध निर्माण में रहने वालों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया। लेकिन अवैध निर्माण के जरिए रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बस जाने वाले अब हटने को तैयार नहीं। अतिक्रमण हटाने का विरोध हो रहा है और विरोध में ये लोग सड़क पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है। नैरेटिव वही ले आया गया है कि ये मुसलमान यहां ज्यादा रहते हैं इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है। प्रदर्शन वाली जगह तक मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा। ये सुनकर कुछ कुछ आपको शाहीन बाग जैसा याद आने लगे। फर्क बस इतना है कि शाहीन बाग में सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, यहां अतिक्रमण जो है वो हम करेंगे भी और रहेंगे भी का भी हिसाब है। लेकिन वहां भी सड़क घेर कर प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाओं को आगे कर दिया गया था, यहां भी कर दिया गया। 100 दिन से ज्यादा तक लोगों ने सड़क को घेर कर प्रदर्शन किया था। तब भी प्रदर्शनकारियों के पास सिर्फ वही मीडिया के लोग ज्यादातर जा पाते थे जो सिर्फ उनके हिसाब से सवाल पूछते थे या फिर प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खबर दिखाते थे। जो मीडिया वाले जनता को हो रही दिक्कत के बारे में सवाल पूछ लेते थे, जो मीडिया वाले ये पूछ लेते थे कि सीए से मुसलमान का तो कोई लेना नहीं देना नहीं, एनआरसी आई नहीं, उनको शाहीन बाग में जाने नहीं देते थे, उन्हें प्रदर्शन वाली जगह से हटा दिया जाता था। करीब करीब यही सब हल्द्वानी में भी चल रहा है। हल्द्वानी के मामले में जमीन खाली करने का हाईकोर्ट का आदेश है। रेलवे ने नोटिस दिया है कि 1 हफ्ते में जगह खाली करो, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। और ये रेलवे का आपको नोटिस दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा है कि मध्य रेलवे विभाग की भूमि में
सभी अनाधिकृत कब्जेदारों को सूचित किया जाता है कि रेलवे की भूमि से अनाधिकृत कब्जा इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 1 सप्ताह के अंदर खाली कर दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करके अतिक्रमण खाली करवा लिया जाएगा और इस पर आने वाले खर्च को भी अनाधिकृत कब्जेदारों से ही वसूला जाएगा। अब सीधा सा सवाल यह है, नैरेटिव तो आ गया कि भाई मोदी राज है, मुसलमान है, इसलिए हमको हमारा घर तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन कोई पूछे कि अब क्या कोर्ट के आदेश का भी नहीं माना जाएगा क्या? रेलवे के नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है क्या? और क्या इस वजह से जमीन पर अवैध कब्जे को सही मान लिया जाएगा कि यहां पर ये लोग बरसों से रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, तो जमीन आपकी हो जाएगी। जमीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं, उसके कागजात होने की कोई जरूरत नहीं। भाई वो महिलाएं बच्चे जो ठंड में सड़क पर हैं, हमको भी दर्द हो रहा है, लेकिन ये देश कानून से चलेगा ना। इस तरह से अगर लोग सड़क पर बैठने लग जाएं अवैध कब्जा कर करके, तो फिर तो कोई भी किसी के घर पे अवैध कब्जा कर ले, फिर जाके बोले मैं नहीं खाली करूंगा, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, तो क्या करेंगे फिर आप? हल्द्वानी में रेलवे की जमीन का कुछ इतिहास है, आपको बता देता हूं। अंग्रेजों ने 1937 में इस इलाके की कुछ लोगों को जमीन लीज पर दी। ये लीज 30 साल के लिए थी। अंग्रेजों के जाने के बाद लीज को बार बार रिन्यू किया गया। फिर 1975 के बाद से यहां पर दूसरे लोग भी बसना शुरू हो गए। उन्होंने देखा कुछ लोग रह रहे हैं, हम भी रहते हैं, वो आके बसना शुरू हो गए, किसी ने रोका नहीं। इन्होंने वहां पर पहले कच्ची झुग्गियां बनाई, फिर पक्के मकान बन गए। आरोप है कि वोट बैंक के चक्कर में, समझे, मामला फिर वही वोट बैंक पे आ गया। वोट बैंक के चक्कर में इस जमीन को 2016 में फ्री होल्ड कर दिया गया, यानी जो लोग वहां रह रहे थे वो वहां पर मालिकाना हक जता सकते थे। और आरोप किस पे है? तब की कांग्रेस सरकार पर। फिर कांग्रेस की एंट्री हो गई। कांग्रेस सरकार ने यहां सारी सुविधाएं पहुंचा दी, आरोप लगता है, पक्की सड़कें बनवा दी, सीवर लाइन बिछवा दिया कि रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग भी समझने लगे कि अरे भाई सब मिल ही रहा है तो रहो, हम हो गए मालिक। तब लोगों से कहा गया कि उनका केस नगर निगम लड़ लेगा, क्योंकि कई लोगों ने यह तर्क दिया कि जमीन रेलवे की नहीं, नगर निगम की है। 2016 में हाईकोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिव्यू पिटीशन डालिए और सारे पक्षों को सुना जाना चाहिए। सबको सुनने के बाद अब इस मामले में फिर से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और जमीन खाली करने के लिए कह दिया। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के हाल में 20 दिसंबर को अपने ऑर्डर में यह लिखा कि 9 नवंबर 2016 को भी कोर्ट ने रेलवे को ऑर्डर दिया था कि वो रेलवे लाइन और आसपास की रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाए। अब सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, उस वक्त राजनीतिक फायदे के लिए सत्ताधारी पार्टी अवैध कब्जा करने वालों के लिए राजनीतिक ढाल बन गई और सब वोट बैंक बचाने के लिए किया। 2016 में किसकी सरकार? कांग्रेस। खुद राज्य सरकार ने बिना ठोस वजह दिए कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डाली थी, जिसे बेंच ने 10 जनवरी 2017 को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तब की राज्य सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी मदद नहीं दी। हाईकोर्ट ने आखिर में अपने फैसले में कहा कि जमीन से जुड़े दावों को लेकर हमने सभी तथ्यों को गौर से देखा। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जमीन पर कब्जा करने वालों के पास यहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। मतलब सारे दस्तावेज, सारे पक्ष, सब कुछ देखने और सुनने के बाद हाईकोर्ट कह रहा है कि बॉस ये जमीन इनकी नहीं है, ये यहां नहीं रह सकते। लेकिन माहौल ये बनाने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम होने के कारण इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। अरे बॉस, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तभी तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, फिर भी कुछ नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, मामला आया जैसे ही तो कौन सबसे पहले कूदा होगा? असदुद्दीन ओवैसी बोलने में सबसे आगे आ गए। ओवैसी बार बार यही कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम विक्टिम है। एक बार ओवैसी साहब को सुनिए, फिर आपको वो बताऊंगा जो ओवैसी आपको नहीं बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा। अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है, तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब है पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? अच्छा देखिए, खुद ही कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से
अनाधिकृत कॉलोनी को रेगुलराइज किया गया, वैसे यहां क्यों नहीं कर सकते? मतलब खुद मान रहे हैं कि इलीगल कॉलोनी, तो फिर तो बॉस जिसका जब वहां जहां मना है वो देश में कब्जा करके बैठ जाए, जमीन छेक के बैठ जाए, फिर कल को कहे कि हम यहां पे नहीं रह हटेंगे, हमको रहने के लिए जगह नहीं है। और ओवैसी साहब का भी घर दिखाऊंगा आपको, पूछूंगा कि क्या अपने घर में इन लोगों को रखेंगे। हल्द्वानी के मामले को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, पहले यह समझिए। इसके जरिए फिर वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस जमीन, हल्द्वानी की जिस जमीन से अतिक्रमण हटाने की बात है, आपको पता होना चाहिए कि वहां मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। यह अतिक्रमण जिसकी बात कर रहा हूं, हल्द्वानी का जो केस है, हल्द्वानी का केस, वहां पर आप देखिए अतिक्रमण कितने एरिया में, अतिक्रमण जो है वो 2 किलोमीटर के एरिया में, यानी लंबा चौड़ा एरिया, 2 किलोमीटर का अतिक्रमण, 4300 कच्चे पक्के मकान है इसके अंदर। अब आप आगे की बात सुनिए, कैसे नैरेटिव बनाते हैं लोग। यहां करीब 20 मस्जिद है, ठीक है, लेकिन बॉस आपको ये लोग ये नहीं बता रहे कि यहां 9 मंदिर भी हैं। अगर इस पूरे इलाके में 4300 कच्चे पक्के मकान में कोई हिंदू नहीं रहता, तो ये 9 मंदिर किस लिए बने हुए हैं बॉस? हवा में। हिंदू भी रहते हैं ना वहां पर। ये 2 किलोमीटर के इलाके में कोई हिंदू नहीं रहता है, लेकिन पूरा नैरेटिव यह बना दिया गया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। अरे बॉस, घर उनके खाली कराए जा रहे हैं जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया, और इस देश का कानून कहता है कि कब्जा करने वाले का धर्म नहीं देखा जाता। मंदिर बनाने वालों के भी घर खाली हो रहे हैं, मस्जिद बनाने वालों के भी घर खाली हो रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के पास कागज नहीं। और समाजवादी पार्टी भी इस मामले में तुरंत एक्टिव हो गई। समाजवादी पार्टी ने आज सुबह ट्वीट करके बताया कि अखिलेश यादव के आदेश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल उन परिवारों से मिलेगा जिसके घर रेलवे की जमीन पर बने। अब समाजवादी पार्टी ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसकी भाषा सुनिए। इसमें लिखा है कि हल्द्वानी में रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमण के नाम पर 5000 अल्पसंख्यक परिवारों के घरों का ध्वस्तीकरण कर 50,000 लोगों को बेघर करने की साजिश की जा रही। साजिश। अब आप ये बताइए, हाईकोर्ट साजिश कर रहा है क्या? हाईकोर्ट हिंदू मुसलमान करेगा क्या? कोई पूछे समाजवादी पार्टी से? और वहां अल्पसंख्यकों को इन्होंने गिन लिया, और वहां जो हिंदू रहते हैं उनका कुछ नहीं। यानी एक रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे में भी समाजवादी पार्टी धर्म ढूंढ कर ले आई और इसे अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया। साथ में यह भी कह दिया कि साजिश हो रही। इसलिए मैंने कहा कि मुसलमान के आंसू में दर्द दिख जाता है, जैनियों के आंसू में जो है वो किसी को नहीं दिखते। अभी जैन समाज पे भी आ रहा हूं। जो नेता अपनी राजनीति के चक्कर में अवैध अतिक्रमण का भी बचाव करने लगते हैं, उनके लिए सवाल है कि इन नेताओं को इतनी चिंता है तो ये अतिक्रमण करने वालों को अपने घर में जगह क्यों नहीं देते? चलिए मैं मानता हूं कि सबको नहीं रख पाई, 10 लोग, 5 लोग परिवार को ले आइए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में शानदार और बेहद आलीशान घर में रहते, कभी कभार उनके घर की तस्वीर सामने आती रहती। कई लोग व्हाइट हाउस टाइप से चर्चा करते कि लगता है व्हाइट हाउस में रहते। उनके घर की भव्यता देखी। सवाल है कि क्या इस घर में उन अतिक्रमण करने वालों को जगह देंगे आप अखिलेश जी? कहेंगे कि चलो 5 परिवार तुम मेरे यहां रहो, चलो मुझे बहुत दर्द है तुम्हारा। इनके घर में 1 कमरा देंगे क्या? और देश में रेलवे की जमीन पे कह रहे हैं कि तुम रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? अखिलेश का लखनऊ में जो घर है उसके बारे में उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दायर हलफनामे में बताया कि इनके घर, लखनऊ, अखिलेश जी का जो घर है लखनऊ में, अखिलेश यादव का घर, इसके बारे में ये खुद बता चुके हैं। हलफ जो चुनाव के पहले जानकारी देते हैं कि कीमत जो है वो 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ के घर में आप रहते हैं, 10 परिवार को रख के दिखाई ना बहुत। कुल एरिया जो है, कुल एरिया वो है 24,191 स्क्वायर फीट। अब बताइए, 24,191 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं। तो जिन मुसलमानों को समाजवादी पार्टी अपना दर्द दिखा रही है कि हमको बहुत दुख हो रहा है, तुम रो रहे हो, वो पलट के पूछें कि बॉस 2 कमरा दे दी, बस 2 कमरा, उतने में हम मान जाएंगे कि आपको हमारे लिए दर्द है।
अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट्स की चाबी दी। इन फ्लैट्स का औसत साइज कितना था? 322 स्क्वायर फीट। अखिलेश जी रहते हैं कितना है? 24,000 स्क्वायर फीट के घर। अब अगर अखिलेश के घर से तुलना करें तो अखिलेश के सिर्फ लखनऊ वाले घर के साइज में करीब 75 परिवार बस जाएंगे बॉस। मोदी जी ने जो गरीब परिवारों को घर दिया उस साइज को अखिलेश जी के घर में सेट करने बैठिएगा तो 75 परिवार रह सकते, मतलब 300 लोग तो आराम से रह सकते हैं अगर हर घर में 4-4 लोग। कोई पूछे अखिलेश यादव जी से कि इतना दिल में दर्द उठ रहा है तो अपने घर में रहेंगे, रहने देंगे? नहीं रहने देंगे ना। लेकिन देश में सरकारी जमीन है तो उसमें रहो। इसी तरह से ओवैसी जी की बात करता हूं। हैदराबाद में उनका घर दिखा रहा हूं आपको, शानदार घर। मैं उनके घर गया हूं भाई, बड़ा सा बंगला है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं देखकर, इतना बड़ा बंगला है। और ऐसी जगह पर है कि एक तरफ पुराना हैदराबाद दिखता है, एक तरफ नया हैदराबाद दिखता है। रौले वाला घर। अगर ओवैसी साहब चाहें तो हल्द्वानी के कुछ लोगों को अपने घर में आसानी से जगह देते। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हलफनामा दिया, हैदराबाद में उनके बंगले की कीमत 15 करोड़ और उनके घर का साइज है 1,30,680 स्क्वायर फीट। ओवैसी साहब, ये अखिलेश जी का घर था ना। अब ओवैसी का घर देखिए, ओवैसी जी का घर, इनके घर की कीमत कितनी है? इनके घर की कीमत है 15 करोड़, 15 करोड़ रुपए। और इनका एरिया सुनिए, अभी वो तो बेचारे 24,191 स्क्वायर फीट में रहते हैं। इनके घर का एरिया बताया जाता है 1,30,680 स्क्वायर फीट। ये इनका खुद का हलफनामा है जो चुनाव लड़ते वक्त इन्होंने दिया कि 1,30,000 स्क्वायर फीट के घर में रहते। अब अगर ओवैसी साहब के बंगले के साइज में ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स जो बनते हैं उसको सेट करें तो 400 से ज्यादा फ्लैट तो इनके खुद के बंगले में बने आएंगे। 400 फ्लैट का मतलब है 400 परिवार, यानी 1600 लोग ओवैसी साहब के घर में रह सकते हैं। 1600 लोग। अब इतना दर्द है तो 10 को रख के दिखाए ना बॉस, 1600 छोड़िए। अपने घर की 1 इंची जमीन जो लोग नहीं देते वो देश की सारी जमीन देने को तैयार हो जाते हैं अपनी पॉलिटिक्स के नाम पर। यह सच आपको दिखाना चाहता हूं। ओवैसी साहब को यह भी याद रखना चाहिए कि साल 2018 में उन्हीं के शहर हैदराबाद में 70 साल बाद रेलवे की एक जमीन अतिक्रमण से मुक्त हुई। उस जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए थी। उस जमीन के लिए रेलवे ने 52 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और हाईकोर्ट से रेलवे को जीत मिली। अब तो इस तरह की राजनीति नहीं की गई थी और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री इनके दोस्त हैं। वहां मस्जिद टूट जाए तो भी ओवैसी साहब को दर्द नहीं होता। इनको दर्द तब होता है जब मस्जिद उत्तर प्रदेश में टूटे। वहां रेलवे की जमीन खाली हो जाए हैदराबाद में कोई दिक्कत नहीं, हल्द्वानी में हो जाए वहां बीजेपी की सरकार है तब दिक्कत होती है। ये तो इस देश के मुसलमान भाइयों को देखना है कि आपका कैसे इस्तेमाल होता है इस देश में पॉलिटिक्स के नाम। और यहां आपको एक और बात याद दिलाता हूं, अक्सर वक्फ की जमीन को लेकर जब सवाल उठते हैं तो भी ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वक्फ की जमीन को कहा जाता है कि जमीन धार्मिक कार्यों और गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए। अब सवाल यह है कि अगर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने से पीड़ित परिवारों की इतनी चिंता है तो उन्हें वक्फ की जमीन पर क्यों नहीं बसा देते भाई? हल्द्वानी नैनीताल में मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अखिलेश जी का घर का ऑप्शन दिया, ओवैसी जी के घर का ऑप्शन दिया। हल्द्वानी में देखिए, हल्द्वानी जहां का ये पूरा मामला है, यहां पर नैनीताल जिला में वक्फ की जो रजिस्टर्ड संपत्ति है वो 451 संपत्ति है वक्फ की। इसी हल्द्वानी के अंदर वक्फ की संपत्ति। और उत्तराखंड में वक्फ की जो संपत्ति है, उत्तराखंड में वक्फ की संपत्ति वो कितनी है पता है? 5,303 संपत्ति। ये अक्टूबर 2020 तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, अक्टूबर 2020। तो अब जो लोग दिल में दर्द लिए घूम रहे हैं कि ओह इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, तो कोई पूछे कि अगर वक्फ की इतनी संपत्ति हल्द्वानी में है, इतनी संपत्ति उत्तराखंड में है, तो कहीं बसा दे इन गरीबों को। इतने गरीबों की चिंता है। रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है बॉस। लेकिन अपनी संपत्ति में से 1 इंची इन लोगों के दिल से नहीं निकलता, लेकिन दिखाने के लिए दिल में बहुत प्यार है। ये सब देखिए बॉस, समझिए, इस देश में इस्तेमाल होना लोगों का तभी बंद होगा जब आपकी आंखें खुलेंगी।
गलत किया है तो क्यों करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, उसकी जमीन तो जाएगी भाई। देश में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का यह नया मामला नहीं है। अगर अतिक्रमण को धर्म के नाम पर नहीं हटाया जाएगा तो फिर यह हर जगह होने लगेगा। रेलवे की जमीन पर कुल अतिक्रमण कितना है आपको पता है? रेलवे की जमीन, और इस पे जो 2021 का आंकड़ा है अतिक्रमण, कुल अतिक्रमण रेलवे की जमीन पर, वो कितना है? वो 2037 एकड़ की जमीन पर कब्जा हुआ है। इतनी जमीन। अब बताइए, किसी का धर्म देखिए, किसी की गरीबी देखिए, किसी की 4 पीढ़ियां रह रही है देखिए, किसी का दुकान बन गया ये देखिए, तो फिर छोड़ दीजिए, बोलिए कि हमने भी दान दे दिया। बॉस, देश में कानून चलेगा कि नहीं चलेगा? अवैध कब्जा हटाने को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है भाई कि इस पर कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ये कोई नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर रही है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े एक केस में रेलवे को यह आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द कब्जा करने वालों को जमीन खाली करने का नोटिस दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 सालों से पब्लिक जमीन पर अतिक्रमण इस देश की दुखद सच्चाई है। पब्लिक जमीन पर अतिक्रमण रोकने के पहली जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। वक्त आ गया है कि स्थानीय प्रशासन को इस तरह के हालात में जग जाना चाहिए। कुछ लोग कब्जा करते हैं, उन्हें हटाया जाए तो कोई और कब्जा कर लेता है। आखिरकार टैक्स पेयर्स की कमाई जो है वो बर्बाद होती है। पिछले साल ऐसे ही एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रेलवे जल्द से जल्द अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करे, उनसे रेलवे की जमीन 3 हफ्ते में खाली करने को कहा। अलग अलग कोर्ट के इन फैसलों से साफ है कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रहा, सिर्फ उस जगह नहीं हो रहा जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बल्कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरे देश में होती रहती। और बॉस, ये धर्म देखकर नहीं होती, इस बात को समझिए। और मैं, ठीक है, इनका दर्द है, उस दर्द से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो अपराध करते हैं उनके पीछे भी उनका कोई दर्द होता है। दर्द देखकर काम कीजिएगा तो फिर देश में कानून का कोई मतलब ही नहीं है। कहीं हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ होगा, वो कहेंगे हमारा भी दर्द है, हम भी नहीं हटेंगे। और जो कब्जा कर रहा है वो तो गरीब ही होगा। अमीर आदमी क्यों कब्जा करके बैठेगा भाई? उसके पास तो अपना बंगला होगा। जो कब्जा करके झोपड़ी बना रहा है वो तो गरीब ही होगा ना फिर तो कहीं से नहीं हटेगा अतिक्रमण। और मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, जो लोग इसमें धर्म देख रहे हैं, जो लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अपने घर पे कब्जा करने देंगे? अपने घर में उनके अहाते में कोई घर बना ले, एक बिस्तर बिछा ले, लात मार के भगा देंगे। और दूसरे से कह रहे हैं कि भाई आप रहने दो देश के अंदर जिसको। और इसमें मैं कह रहा हूं, ये सारे अतिक्रमण में उन नेताओं, उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय है जिन्होंने सालों साल, इसका नहीं कह रहा हूं, देश भर में जहां भी लोगों को बसने देते हैं, पानी की पाइपलाइन पहुंचाते हैं, बिजली के कनेक्शन पहुंचाते हैं, उन लोगों का भी हिसाब कीजिए। ये आज इनके इस हालात के वो भी जिम्मेदार है, वो नेता भी जिम्मेदार है, वो अधिकारी भी जिम्मेदार है। मुसलमानों को पीड़ित बताने वाला जो नैरेटिव देश में कुछ लोग चलाते हैं, वही नैरेटिव देश के बाहर भी चलाया जाता है और फिर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार होता है। ये सेट पैटर्न है। हल्द्वानी के मामले में भी यही हो रहा है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, DOAM नाम के ट्विटर हैंडल से हल्द्वानी वाली खबर ट्वीट की गई। ट्वीट में लिखा है, भारत में 4000 मुसलमानों से घर छीने जाने का खतरा मंडरा रहा है। नीचे लिखा है, बीजेपी शासित उत्तराखंड राज्य में 4500 घरों को गिराने की तैयारी। DOAM क्या है? डॉक्यूमेंटिंग ऑपरेशन ऑफ अगेंस्ट मुस्लिम, यानी ऐसा संगठन जो दुनिया में मुसलमानों को प्रताड़ित करने से जुड़ी खबरें शेयर करता है। इसका एड्रेस भी देख लीजिए, लिखा है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। मतलब बिना सच्चाई जाने ये ट्विटर हैंडल मुसलमानों को भारत में भड़काने का काम कर रहा है। पाकिस्तान, जहां अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, जहां हिंदू और सिखों के घर तोड़ दिए जाते हैं, लड़कियां उठा ली जाती हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, उस पाकिस्तान की मीडिया में भी हल्द्वानी वाली खबर आ गई। पाकिस्तान को तो मौका चाहिए, कैसे वो भारत के मुसलमानों में नफरत भरने की कोशिश करे। हालांकि उसी पाकिस्तान में पिछले साल मई में वहां की रेलवे ने अवैध कब्जे से 529 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। तब उन्हें अपने लोगों की फिक्र नहीं हो रही थी, तब उन्हें अतिक्रमण लग रहा था क्या? लेकिन हल्द्वानी में उन्हें अतिक्रमण नहीं, धर्म नजर आ रहा। पाकिस्तान टुडे में देखिए क्या खबर चल रही। इसलिए आपको बता रहा हूं कि सजग होइए, देश में कानून चलता है, सब पे बराबर से चल रहा है। ये धर्म वाले झांसे में मत फंसिए। अवैध अतिक्रमण को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए।
क्योंकि अवैध अतिक्रमण से बरसों से पूरा देश परेशान है। आप ट्रेन से जाते होंगे, आप भी देखते होंगे कि शहर शुरू होने से पहले झुग्गी झोपड़ियां बनी होती, रेलवे ट्रैक के किनारे। कहीं थोड़ी देर में देखिएगा डीटीएच की छतरी लग जाती है, कुछ साल बाद झुग्गी की जगह पक्का मकान बन जाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने की परंपरा करीब करीब हर शहर में, हर जगह ऐसा ही है। अतिक्रमण है वो भी नहीं कह रहा, लेकिन कई जगह ऐसा होता है। सवाल है कि आखिर इतनी आसानी से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कैसे हो जाता है? इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारी विभागों की है, नगर निगम की है, विकास प्राधिकरण की है, बिजली विभाग की है, पुलिस की है, फिर रेलवे की। इनकी नाक के नीचे अवैध निर्माण हो जाता है, इनको पता नहीं चलता। बॉस पैसे लेकर चुपचाप साइड हो लेते हैं। जब सालों बाद कोर्ट से आदेश आता है तो बसे बसाए लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। अरे बॉस, जब शुरुआत में ही नहीं बसने देंगे तो अतिक्रमण होगा ही नहीं। अपने घर में घुसने के पहले तुरंत बोलते हो ना, गेट पे ही बोलते हो ना कि बॉस है, हेलो, कहाँ, उधर बाहर, ये हमारा घर है। लेकिन सरकारी जमीन पे हाँ बसाओ ना, थोड़ा सा इधर डाल दो, थोड़ा सा वोट डाल दो, बस हो गया।